Okay. So in the Saturday's class, we started with the topic selection evolution, and we had basically talked about types of natural selection and the theory of natural selection in our Saturday's class. और हमने बात की थी तीन तरह की natural selections की. We talked about directional selection in which one particular phenotype extreme is preferred over another phenotype extreme. तो एक phenotype extreme के against selection pressure act करता है, जिसकी वजह से जो हमारा graph है, it shifts towards the another phenotypic extreme. तो हमारे पास एक particular direction में हमारा graph move करता है, इसको हम क्या बुलाते हैं? हम directional selection बुलाते हैं. सिमिलरली हमारे पास क्या कहते हैं, जो बाकी तो नेचुरल सिलेक्शन के टाइप्स हैं, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, डिस्ट्रक्टिव सिलेक्शन में क्या होता है दैट इन द स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन हमारे पास जो इंटरमीडिएट फिनोटाइप्स की एलील्स हैं दे आर कंजर्व्ड, उन्हीं का नंबर इंक्रीज करता है, और जो सिलेक्शन प्रेशर्स हैं दे एक्ट अपॉन बोथ द फिनोटाइपिक एक्सट्रीम्स, जिसकी वजह से हमारे पास जो इंटरमीडिएट फिनोटाइप है उसका जो नंबर ऑफ एलील्स है, उसके जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो पॉपुलेशन में इंक्रीज कर जाते हैं. डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन में क्या होता है? डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन में ये होता है that the intermediate phenotype is disfavored, एंड हमारे पास क्या कहते हैं, जो phenotypic extremes हैं they are favored, और उनका क्या कहते हैं, जो number of individuals हैं वो increase कर जाता है. In today's class you will be seeing the examples of directional selection, stabilizing selection and disruptive selections. अच्छा जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं stabilizing selection की. हमारे पास stabilizing selection में क्या होता है? It basically favors your intermediate phenotypes. ना इसकी जो दो क्लासिक एग्जांपल्स होती हैं वो हमारे पास होता है बर्थ वेट, और हमारे पास क्या कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया की जो एलील्स हैं उसके एस्पेक्ट से भी हम डिस्कस कर रहे होते हैं. सिकल सेल ट्रेट की एलील्स उनमें किस तरह से, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. अगर हम बर्थ वेट की बात करें, मैं बर्थ वेट का ग्राफ ड्रॉ करूं, सो ऑन द एक्स axis we would have the birth weight, on the y axis we would have the number of individuals या फिर frequency. ना हमारे पास बर्थ वेट की फिनोटाइपिक एक्सट्रीम्स क्या होंगी? वी वुड हैव लो बर्थ वेट एंड वी वुड हैव हाई बर्थ वेट. अच्छा जी, तो इसका हम ओरिजिनली ग्राफ ऐसे बना देते हैं. However, हमारे पास जो environmental factors हैं, let's say हमारे पास एक particular population में there were, हमने sample लिया, large sample size लिया, जिससे basically we were seeing कि हमारे पास जो infants born हो रहे हैं, हमारे पास जो neonates born हो रहे हैं, उनका birth weight क्या है. ठीक है, हमने देखा कि हमारे पास लो बर्थ वेट के कुछ इंडिविजुअल्स हैं, हाई बर्थ वेट के कुछ इंडिविजुअल्स हैं. Now what would happen over time is कि हमारे पास जो लो बर्थ वेट वाले इंडिविजुअल्स हैं उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, उनको न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगी. क्या कहते हैं, यूजुअली जो हमारे पास प्रीमेच्योर बेबीज हैं दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव इन मोस्ट ऑफ द केसेस बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस. पर सिमिलरली हाई बर्थ वेट के भी जो इंडिविजुअल्स होते हैं, हाई बर्थ वेट का मतलब ये कि हेल्दी से भी कहीं ज्यादा अगर उनका बर्थ वेट हो, सो जो हमारे पास उनका भी सर्वाइवल रेट है वो भी बहुत कम हो जाता है. तो हमारे पास जो सिलेक्शन प्रेशर या एनवायरमेंटल प्रेशर एक्ट कर रहा होगा, कहाँ पर एक्ट कर रहा होगा? हमारी फिनोटिपिक एक्सट्रीम्स पर एक्ट कर रहा होगा, जिसकी वजह से हम जब कुछ ऐसे बाद इस पॉपुलेशन का ग्राफ देखेंगे तो उस ग्राफ में हमें दिखाई ये देगा कि हमारे जो इंटरमीडिएट बर्थ वेट वाले यूनिट्स हैं उनकी जो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी है, उनकी जो ओवरऑल पॉपुलेशन है, उनके जो ओवरऑल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं दे वुड इंक्रीज. एंड हमारे पास जो फिनोटाइपिक एक्सट्रीम्स हैं, लो बर्थ वेट एंड हाई बर्थ वेट, दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव द सिलेक्शन प्रेशर,
जिसकी वजह से हमारे पास जो फिनोटाइपिक एक्सट्रीम्स हैं वो दे वुड डाई एंड दैट इज व्हाई देयर नंबर्स वुड डिक्रीज. एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस एग्जांपल? ओके. अब हम स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सिकल जीएमआर. यस, हमारे पास जो इंटरमीडिएट phenotype है, they are more fit to survive. They have an advantageous edge over the low birth weight and high birth weight individuals. अच्छा, now सिकल सेल, ये जब हम बात कर रहे होते हैं, ये हम टाइप्स ऑफ आरबीसीज की बात कर रहे होते हैं, नॉर्मल आरबीसीज एंड सिकल सेल आरबीसीज, तो हमने वो एएसए में पढ़ा होता है, एटो में भी पढ़ा होता है. हमारे पास सिकल सेल की सॉरी, हमारे पास जो हमारी एच बी जीन होती है उसके हमारे पास कितने एलील्स होते हैं? हमारे पास दो एलील्स होते हैं. HbA, which is your normal allele, and HbS, which is your sickle shape allele. और हमारे पास जो पॉसिबल जीनोटाइप्स होती हैं ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर द HB जीन, वो हमारे पास तीन होते हैं. ना, हमारे पास जो HbA वाले जो होमोजाइगस डोमिनेंट होते हैं, जो हमारे पास क्या कहते हैं, जिनके तमाम आरबीसीज जो होते हैं वो पाइकॉनकेव शेप के होते हैं, वो हमारे पास क्या होता है? दे आर बेसिकली, वी हैव नॉर्मल आरबीसीज. अच्छा, हमारे पास ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं, इनके पास सिकल ट्रेट होता है, सिकल सेल ट्रेट होता है, इनको डिसऑर्डर या डिजीज नहीं होती. दे हैव द ट्रेट विद इन देम. और हमारे पास क्या कहते हैं, दीज वुड हैव योर सिकल सेल डिजीज. इसको हम सिकल सेल एनीमिया भी बुलाते हैं. ना, हमारे पास जो क्या कहते हैं, सिकल सेल डिजीज वाले होते हैं, उन तमाम के जो आरबीसीज होते हैं वो क्या कहते हैं, इस तरह के दिखाई देते हैं, सिकल शेप दिखाई देता है. और हमने डिस्कस किया था इन द प्रीवियस लेक्चर, इन द प्रीवियस टॉपिक, कि हमारे पास सिकल सेल डिजीज में क्या कहते हैं, इस तरह के आरबीसीज क्यों बन जाते हैं. फिर हमारे पास है तो जो नॉर्मल आरबीसीज होते हैं, देयर बाइकॉनकेव डिस्क लाइक. और हमारे पास क्या कहते हैं, जो हमारे सिकल सेल ट्रेट होते हैं, इस पे वी सेड दैट देयर इज अ डिबेट दैट वेदर ये हमारे पास को डोमिनेंस की क्या कहते हैं एलील्स होती हैं, यानी हमारे पास जो HbA है, HbS है, आर दे बोथ डोमिनेंट और इज वन ऑफ देम डोमिनेंट और इज वन ऑफ द रिसाइसिव recessive. तो हमारे पास क्या कहते हैं, this ongoing debate. Some people say that the sickle cell trait is codominant, because होता क्या है, when we take the sample of the people who are carriers or who have both the alleles for the HB gene, तो हमारे पास क्या कहते हैं, हम नोटिस ही करते हैं कि उनके ब्लड सैंपल्स में दोनों किस्म के आरबीसीज प्रिवेल करते हैं, बाइकॉनकेव आरबीसीज भी प्रिवेल करते हैं, और हमारे पास सिकल सेल आरबीसीज भी प्रिवेल कर रहे होते हैं. ठीक है. अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास इनमें से किसके पास किन सर्कमस्टांसेस में सर्वाइवल के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं. तो हमारे पास जो सिकल सेल ट्रेट वाले लोग होते हैं ना, ये वाला जो जीनोटाइप और फिनोटाइप होता है, no, no. Sickle cell trait people do not have sickle cell anemia. They do not have the sickle cell disease. वो carriers होते हैं, उनके पास sickle cell trait होता है. They do not have the disease. Disease खाली किनको होती है? जिनके पास ये दोनों recessive alleles present होती हैं. अच्छा जी. हमारे पास क्या कहते हैं? What happens is कि हमारे पास जो ऐसे क्या कहते हैं, yeah, they have the sickle cell RBCs, but they do not have what? They do not have the sickle cell disease. यानी कि because they have normal RBCs present, उनका जो ऑक्सीजन क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है क्या सिकल सेल एनीमिया में, कि हमारे पास सिकल सेल शेप जितने भी एलील्स होते हैं ना, उनकी वजह से हमारा जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है विद इन द बॉडी, दैट इज सैबोटाज्ड. दैट इज नॉट प्रॉपरली बीइंग, जो फंक्शन होता है आरबीसीज का टू डिलीवर ऑक्सीजन, वो बाकायदा तरीके से नहीं पूरा हो पा रहा होता इन द सिकल सेल डिजीज वाली कंडीशन. सिकल सेल ट्रेट में क्या होता है, बिकॉज वी डू हैव नॉर्मल आरबीसीज इन प्रेजेंट इन द ब्लड एज वेल, दैट इज वाई हमारे पास क्या कहते हैं, इनका जो सर्वाइवल है
या इनके जो क्या कहते हैं डिजीज डेवलप करने के चांसेस हैं वो नहीं होते, दे आर मोस्ट लाइकली टू सर्वाइव, और इनको डिजीज बेसिकली नहीं होती। अच्छा, ना हमारे पास किन कंडीशंस में, किन एनवायरमेंटल प्रेशर्स में हमारे पास क्या कहते हैं कौन सा फिनोटाइप फेवर हो रहा होगा, डिजीज क्यों नहीं होती। में हमारे पास सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया में ये होता है कि हमारे पास जो हमारे वो हैं बीटा ग्लोबिन्स हैं ऑफ आवर आरबीसीज, वो हमारे पास क्या कहते हैं उनमें सॉल्युबल सॉल्युबल अमीनो एसिड के बजाय इनसॉल्युबल अमीनो एसिड बनना शुरू हो जाता है। उस इनसॉल्युबल अमीनो एसिड की वजह से हमारे जितने भी आरबीसीज हैं वो सारे के सारे इस तरह के दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, और इसकी वजह से इनकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। सिकल सेल आरबीसीज हैव अ रिड्यूस्ड कैपेसिटी टू कैरी ऑक्सीजन। तो अगर आपकी बॉडी के तमाम आरबीसी सिकल शेप्ड हैं तो आपकी जो ओवरऑल बॉडी है उसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो ग्रेटली रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको एक्सेसिव फटीग होगी, आपकी ब्रेथलेसनेस होगी। ठीक है, आपके क्या कहते हैं जो ऑक्सीजन डिलीवरी मैकेनिज्म है बॉडी का वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा होगा, बिकॉज सारे जो आरबीसीज हैं वो सिकल शेप्ड आरबीसीज हैं, एंड दैट इज व्हाई यू वुड डेवलप सिकल सेल एनीमिया। यहाँ पर आपके सारे आरबीसी सिकल शेप नहीं है, कि बहुत ज्यादा आरबीसीज जो है वो नॉर्मल आरबीसीज है, तो आपका जो मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा, वो यहाँ पे सैबोटाज नहीं हो रहा। आपके पास नॉर्मल आरबीसीज है जिनकी नॉर्मल ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, जिसकी वजह से आपकी जो ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है बॉडी का दैट इज नॉट ग्रेटली सैबोटाज, एंड हेंस वी से दैट दे आर कैरियर्स, दे हैव द सिकल सेल ट्रेट। व्हाई डू दे हैव द सिकल सेल ट्रेट? बिकॉज इनके कुछ आरबीसीज जो हैं वो सिकल शेप्ड होती हैं, तमाम आरबीसी सिकल सिकल शेप नहीं होते, एंड दैट इज व्हाई दे डू नॉट हैव द सिकल सेल एनीमिया। इनकी बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी नहीं होती। यस, यू कैन से दैट, यू कैन से दैट। नाउ हमारे पास बेसिकली जो ये वाले जीनोटाइप और फिनोटाइप होता है, दिस इज बेसिकली फाउंड in greater percentage, or you can say in greater frequency, in areas where malaria is prevalent. Now, why is that? So हमारे पास इनका जो फिनोटाइप है, ये जो इंटरमीडिएट फिनोटाइप है, ये ज्यादा प्रिवेलेंट क्यों होता है उन एरियाज में जहां पर हमारे पास क्या कहते हैं मलेरिया बहुत ज्यादा प्रिवेल कर रहा होता है। लेट्स सी दैट। अगर हम ग्राफ बनाएं इसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का, यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आ गए, और यहाँ पे अगर हम फिनोटाइप लिखें ऑन आवर एक्स एक्सिस, अच्छा वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है, एक्स एक्सिस पे फिनोटाइप है। एक एक्सट्रीम हमारे पास जो होगी, and I'll explain कि मैं इसको एक्सट्रीम क्यों लिख रही हूँ, would be people who have your normal RBCs, और ये हमारे पास होंगे सिकल सेल एनीमिया वाले। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि हमारे पास मलेरिया जो होता है, एंड यू गाइस हैव स्टडीड मलेरिया इन योर एएस, मलेरिया में क्या होता है कि हमारे पास जो मलेरिया का पैथोजन है जो प्लाज्मोडियम है वो किन चीजों को अटैक करता है, वो आपके लिवर सेल्स को अटैक करता है। लिवर सेल्स को अटैक करने के बाद वो कहाँ पर सर्वाइव कर रहा होता है, कहाँ पे वो रेप्लिकेट करके क्या कहते हैं अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करवा रहा होता है, इन्फेक्शन कॉज करवा रहा होता है। वो आपके आरबीसीज में क्या कहते हैं एंटीजेनिक कंसीलमेंट के थ्रू वो आपके आरबीसीज में छुप जाता है, और क्योंकि वो आपके आरबीसीज में छुप जाता है तो आपका जो इम्यून सिस्टम है उससे वो कंसील हो जाता है, उससे वो छुप जाता है, एंड बिकॉज वो आपके डब्ल्यूबीसी से छुप जाता है आपका प्लाज्मोडियम पैथोजन विच कॉजेज मलेरिया, आपका क्या कहते हैं इम्यून सिस्टम कैन नॉट एक्ट अगेंस्ट दोज पैथोजन वेरी इफेक्टिवली, और क्या कहते हैं हमारे पास बहुत ग्रेटली जो हमारा आरबीसी काउंट है वो मलेरिया में गिर रहा होता है। क्यों गिर रहा होता है? आरबीसीज के अंदर हमारा मलेरियल पैथोजन जाता है, वो सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, टू एन एक्सटेंट कि इतने ज्यादा वो अपनी कॉपीज बना ले कि आपके आरबीसीज क्या कहते हैं बर्स्ट करना शुरू हो जाए, आपके आरबीसी काउंट डिक्रीज करना शुरू हो जाए। तो हमारे पास जो मलेरिया ज्यादा ग्रेटली
हार्म कर रहा होता है, वो किन्हें हार्म कर रहा होता है? उन लोगों को जिनके पास नॉर्मल आरबीसीज है। So the people who have normal biconcave RBCs are at a very great risk to die because of malaria. तो इनके अगेंस्ट कौन सा सिलेक्शन प्रेशर कर रहा होता है? इनके अगेंस्ट सिलेक्शन प्रेशर एक्ट कर रहा होता है मलेरिया का। और सिकल सेल एनीमिया वाले तो जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो बेचारे वैसे ही उनका सर्वाइवल बहुत कम होता है, बिकॉज दे हैव ग्रेटर चांस टू डाई बिकॉज ऑफ सिकल सेल एनीमिया। तो एक हमारे पास जो फिनोटाइपिक एक्सट्रीम हो जाती है वो हमारे पास नॉर्मल आरबीसीज वालों की हो जाती है, बिकॉज वो बेचारे सर्वाइव नहीं कर पाते मलेरिया वाला सिलेक्शन प्रेशर। और हमारे पास सिकल सेल एनीमिया तो नेचुरली एक डिसएडवांटेज पे होता है, बिकॉज क्या कहते हैं, उनके सर्वाइवल चांसेस कम होते हैं बिकॉज ऑफ देयर सिकल सेल डिसऑर्डर। सो ओवर टाइम इस पॉपुलेशन में जो राइज करते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, वो कौन से नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हमें ज्यादा दिखाई देते हैं ओवर द टाइम? हमारे इंटरमीडिएट फिनोटाइप। तो इंटरमीडिएट फिनोटाइप कौन से होते हैं? हमारे HbA, HbS, जो कि हमारे सिकल सेल कैरियर्स होते हैं, सिकल सेल ट्रेट वाले इंडिविजुअल होते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमारे पास, हमने कहा था कि वो हमारे इंडिविजुअल्स जिनके पास नॉर्मल आरबीसीज होते हैं, उनके क्या कहती हैं, आरबीसीज के अंदर हमारा जो मलेरिया है वो छुप जाता है। मलेरियल वो है प्लाज्मोडियम है, जो मलेरियल पैथोजन है वो छुप जाता है, जिसकी वजह से हमारे WBCs जो हैं, हमारे जो इम्यून सिस्टम है, वो इफेक्टिवली पैथोजन के अगेंस्ट काम नहीं कर पाता, बिकॉज जो एंटीजन है उसकी कंसीलमेंट हो जाती है, एंड जिसकी वजह से हमारा सिवियर आरबीसी काउंट डिक्रीज करता है, एंड पीपल आर लाइकली टू डाई बिकॉज ऑफ मलेरिया। सिकल सेल ट्रेट में क्या होता है, हमारे पास एज वी डिस्कस हमारे पास दोनों तरह के आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं सिकल सेल में। हमारे पास जो मलेरियल पैथोजन है ना, वो हमारे सिकल सेल आरबीसीज में ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाता। उसका सर्वाइवल इतना ज्यादा नहीं होता सिकल सेल शेप्ड आरबीसीज में, जिसकी वजह से हमारा जो मलेरियल पैथोजन है वो ब्लड में एक्सपोज हो जाता है। यानी कि हमारा जो सिकल सेल आरबीसी है वो बहुत देर तक या बहुत मिनिमल टाइम तक केटर करता है मलेरियल पैथोजन को, और उसके बाद क्या कहते हैं, नेचुरली ये जो सिकल सेल आरबीसीज होते हैं ना, वो ब्रेक डाउन उनका हो ही रहा होता है। और जब हमारे पास उन सिकल सेल आरबीसीज का नेचुरली ब्रेक डाउन हो ही रहा होता है बॉडी में, उसकी वजह से हमारे पास कंटिन्यूअसली हमारे जो मलेरियल पैथोजन होंगे इनसाइड दी सिकल सेल आरबीसीज वो एक्सपोज हो रहे होंगे in the blood. And when the pathogen is exposed in the blood, your immune system can easily launch an immune response against the pathogen, जिसकी वजह से हमारे पास वो मलेरिया से इतना ज्यादा ग्रेटली अफेक्ट नहीं होते सिकल सेल ट्रेट वाले लोग, तो वो मलेरिया से बच जाते हैं, मलेरिया को सर्वाइव कर लेते हैं मलेरिया के सिलेक्शन प्रेशर को। और ऑलरेडी क्या कहते हैं हमारे पास जो सिकल सेल एनीमिया वाले लोग हैं वो तो नेचुरली एक डिसएडवांटेज पे होते हैं, क्योंकि वो सिकल सेल एनीमिया की वजह से ग्रेट रिस्क ऑफ लो सर्वाइवल पे होते हैं। ओके, आई री एक्सप्लेन। हमारे पास क्या कहते हैं, WBCs ब्लड में एक्ट करते हैं। एज लॉन्ग एज द एंटीजन इज प्रेजेंट इन द ब्लड, आवर WBCs कैन लॉन्च एन इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट देम। हमारे पास जो नॉर्मल बाइकॉन्केव आरबीसीज होते हैं उनमें हमारा जो ये एंटीजन है मलेरियल प्लाज्मोडियम, वो हाइड कर जाता है, वो उसी में एग्जिस्ट कर रहा होता है। और जब तक कि हमारे पास क्या कहते हैं उसकी इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं हो जाती कि हमारा नॉर्मल आरबीसी बर्स्ट कर जाए, हमारा आरबीसी काउंट डिक्रीज करना शुरू हो जाए, वो हमारे ब्लड में एक्सपोज नहीं हो पाता। और जैसे ही एक आरबीसी बर्स्ट करता है, वो दूसरे आरबीसी में अपना बसेरा इख्तियार कर लेता है। सिकल सेल ट्रीट वाले जो लोग हैं उनका जो सिकल सेल शेप्ड आरबीसीज हैं, क्या कहती हैं, वो जो है उनमें हमारा जो मलेरियल पैथोजन है वो ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाता। व्हाई? बिकॉज जो सिकल सेल आरबीसीज होते हैं ना, वो इन सिकल सेल ट्रेट वाले इंडिविजुअल्स के नेचुरली ब्रेक डाउन कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास हमारा जो मलेरियल पैथोजन है वो इजीली एक्सपोज हो जाता है इन द ब्लड, यानी कि वो छुप नहीं पाता इन सिकल सेल आरबीसीज में। और क्योंकि वो छुप नहीं पाता, वो एक्सपोज हो जाता है टू योर इम्यून सिस्टम, और आपका जो इम्यून सिस्टम है वो एक इफेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, क्या कहती हैं, जनरेट कर पाता है अगेंस्ट और मलेरियल पैथोजन, और आपके इम्यून रिस्पॉन्स आपको प्रोटेक्ट कर लेता है फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड मलेरिया एंड फ्रॉम डाइंग बिकॉज ऑफ मलेरिया।
हमारे पास जो सिकल सेल आरबीसीज ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं वो आपकी बॉडी में नेचुरली ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं इन योर स्प्लीन। आपकी बॉडी में आपके दोनों आरबीसीज जो होते हैं ना वो ब्रेक डाउन कर ही रहे होते हैं इन योर स्प्लीन। बट ये वाले जो है ना ये ज्यादा जल्दी ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो मलेरियल पैथोजन है वो बहुत इजीली एक्सपोज हो जाता है इन योर ब्लड सिस्टम इन द पीपल हु हैव द सिकल सेल ट्रेट। एंड क्योंकि मलेरियल पैथोजन जल्दी एक्सपोज हो जाता है इन द पीपल हु हैव द सिकल सेल ट्रेट, एक इफेक्टिव एंड फास्टर इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो जाता है अगेंस्ट योर मलेरियल पैथोजन, जिसकी वजह से आपके सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाते हैं ऑफ द पीपल हु हैव द सिकल सेल ट्रेट। इज दिस क्लियर नाउ? क्योंकि हमारे पास जो सिकल सेल आरबीसीज हैं वो नेचुरली ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं। तो चंदा जो सिकल सेल आरबीसी है वो जल्दी ब्रेक डाउन कर रहा है, उसका जो ब्रेक डाउन का रेट है दैट इज ग्रेटर। अगर वो जल्दी ब्रेक डाउन करे तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या होती है मलेरिया में? मलेरिया में प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास एंटीजेनिक कंसीलमेंट हो जाती है। हमारे पास एंटीजन जो है वो ब्लड में एक्सपोज ही नहीं हो पा रहा होता, जिसकी वजह से हमारे पास डब्ल्यूबीसीज उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स एक्ट ही नहीं कर पा रहे होते। तो हमारे पास इन दिस केस क्योंकि सिकल सेल आरबीसीज जल्दी ब्रेक डाउन ऑटोमेटिकली नेचुरली कर रहे होते हैं, वो तो उनके अंदर जो हमारा मलेरियल पैथोजन होगा वो ब्लड में एक्सपोज हो जाएगा, वो जल्दी एक्सपोज हो जाएगा। और जब वो जल्दी एक्सपोज हो जाएगा तो हमारे पास जो डब्ल्यू हैं दे वुड एक्ट अगेंस्ट द पैथोजन फास्टर, वो फौरन से इम्यून रिस्पॉन्स लॉन्च कर देंगे। मलेरिया में हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो ही लॉन्च नहीं हो पा रहा होता। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो आरबीसीज हैं नॉर्मल वाले उनमें हमारा एंटीजन जाके छुप जाता है। अगर वो सिकल सेल आरबीसीज में जाएगा ना वो फौरन से ब्लड में रिलीज हो जाएगा, वो ब्लड में एक्सपोज हो जाएगा, जिसकी वजह से डब्ल्यूबीसीज फौरन से उसको पकड़ लेंगे। तो हमारे पास क्योंकि इफेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस ही हमारे पास तब होगा अगर हमारा पैथोजन ब्लड में एक्सपोज हो गया है। और वो इन व्हाट केस हो रहा है, वो इन दिस केस हो रहा है कि हमारे पास जो सिकल सेल आरबीसीज है वो नेचुरली आपके ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपका जो मलेरियल पैथोजन है वो जल्दी से बहुत जल्दी से एक्सपोज हो जाता है इन द ब्लड, जिसकी वजह से बहुत जल्दी आपका डब्ल्यूबीसीज जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स लॉन्च कर देते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स लॉन्च हो गया तो आपकी इम्यूनिटी बन जाएगी अगेंस्ट मलेरिया। तो आपका जो है मलेरिया वो आपको क्या कहते हैं, मलेरिया के अगेंस्ट आपका सर्वाइवल स्ट्रांग हो जाएगा, स्ट्रेंथन हो जाएगा। यू वोंट बी डाइंग बिकॉज ऑफ मलेरिया, बिकॉज आपका इम्यून रिस्पॉन्स इन दिस केस बहुत जल्दी और इफेक्टिवली प्रोड्यूस हो रहा है। इन बेचारों का जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो इतना इफेक्टिव होता ही नहीं है, क्योंकि तमाम आपके जो पैथोजेंस हैं वो एंटीजेनिक कंसीलमेंट कर रहे होते हैं। यहाँ पर एंटीजेनिक कंसीलमेंट नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि हमारे पास जो एंटीजन है वो सिकल सेल आरबीसी में अगर चला गया तो इट्स लाइक अ सुइसाइड फॉर दैट पैथोजन। क्यों? क्योंकि अगर वो सिकल सेल आरबीसी में चला गया तो वो बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाएगा, वो बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाएगा। तो हमारे जो डब्ल्यूबीसीज हैं वो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जल्दी लॉन्च कर पाएंगे, इफेक्टिवली लॉन्च कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास ये लोग मलेरिया से इतना ज्यादा एट रिस्क नहीं होंगे। इज दिस नाउ मेकिंग सेंस? इन कंपैरिजन टू दीज, इनका जो आरबीसी काउंट है वो इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं हो रहा होता। सिकल सेल ट्रेट वालों का जो आरबीसी काउंट है वो इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं हो रहा होता, क्योंकि वो मलेरिया से बहुत जल्दी फाइट कर लेते हैं, वो बहुत जल्दी उसके अगेंस्ट कॉम्बैट कर लेते हैं, क्योंकि उनका इम्यून रिस्पॉन्स जल्दी प्रोड्यूस हो जाता है। इन बेचारों का इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस इन मोस्ट ऑफ द केसेस बहुत स्लो होता है और कभी कभार हो भी नहीं पाता। सो इनको बहुत प्रोलॉन्ग्ड मलेरिया होता है। इनका मलेरिया इज लाइक 3 वीक्स लॉन्ग, इस तरह का मलेरिया होता है। यहाँ पर अगर इनको क्या कहते हैं, इन पे इनमें प्लाज्मोडियम आ भी जाता है तो इनका वो मलेरिया प्रोलॉन्ग्ड और फेटल नहीं होता। ठीक है? सो बिकॉज ये मलेरिया इज नॉट प्रोलॉन्ग्ड एंड इट इज नॉट फेटल, the people who have the sickle cell trait are most likely to survive over the individuals with normal RBCs and the sickle cell anemia. ये कहाँ पर हो रहा होता है? ये हमारे पास हो रहा होता है उन एरियाज में जहाँ पे मलेरिया प्रीवेलेंट है एट अ वेरी लार्जर लेवल, जहाँ पे मलेरिया एंडेमिक होता है। वहां पर हमारे पास इस तरह की स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन हमें दिखाई देती है, बिकॉज दीज पीपल हैव अ सिलेक्टिव एडवांटेज ओवर द पीपल हु हैव द नॉर्मल आरबीसीज एंड द पीपल हु हैव द सिकल सेल एनीमिया। तो हमारे पास जो कैरियर्स होते हैं उनका जो परसेंटेज है या उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज कर जाती है। ठीक है?
Clear है? Can we move forward? Okay. Now let's see the examples of directional selection. Directional selection में क्या होता है कि हमारे पास directional selection favors one phenotypic extreme, causing the population trait to shift in one direction. अच्छा, अब हमारे पास ये कब हो रहा होता है? हमारे पास जो डायरेक्शनल सिलेक्शन की जो कॉजेज होती है ना, या जो फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हमारे पास किसी पॉपुलेशन में डायरेक्शनल सिलेक्शन ऑब्जर्व की जा रही होती है, वो हमारे पास क्या कहते हैं, दो कंडीशंस में होता है। एंड वो कौन सी कंडीशंस में होता है? अगर तो हमारे पास म्यूटेशन हुई है, और म्यूटेशन की वजह से एक ऐसी एलियल पॉपुलेशन में इंट्रोड्यूस हुई है विच हैज अ ग्रेटर एडवांटेज, तो तब हमारे पास उस पर्टिकुलर एलील की डायरेक्शन में हमारा ग्राफ मूव कर जाता है। सो एक कॉज जो हमारे पास होती है डायरेक्शनल सिलेक्शन की, वो होती है द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू एलील ड्यू टू म्यूटेशन। और वो कौन सी एलील होगी? विच हैज अ ग्रेटर एडवांटेज ओवर द प्री एग्जिस्टिंग एलील्स। या हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी हमारे पास डायरेक्शनल सिलेक्शन हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अब इसकी हमारे पास जो एग्जाम्पल होती है वो होती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। और ये आप वैसे पढ़ के आए हुए होते हो इन योर एएस एज वेल। और इसकी जो एग्जाम्पल होती है वो हमारे पास जो पेपर्ड मॉथ्स वाली एग्जाम्पल आपकी बुक में है, दैट इज बेसिकली अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्शनल सिलेक्शन। हमारे पास लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द मॉथ वाली एग्जाम्पल एंड देन वी मूव टुवर्ड्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। सो बेसिकली ये हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होता है इसको हम इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। व्हाई इज दैट सो? ये जो डायरेक्शनल सिलेक्शन हुई थी ना, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे हुई थी इन द ग्रेट ब्रिटेन। तो हमारे पास हुआ क्या था कि पहले हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन जब नहीं थी तो हमारे पास लेस पोल्यूशन होती थी इन नेचर। एंड बिकॉज लेस पोल्यूशन होती थी तो हमारे पास यूके में जो ट्री बार्क्स होते थे वो ग्रेश कलर के होते थे। बल्कि लेट मी शो यू हाउ दे यूज टू लुक लाइक। एक सेकेंड। Now, if you guys can see, हमारे पास बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हमारे पास कलर होता था ना ट्री बार्क्स का, दैट यूज टू बी वेरी लाइट। यू गाइस कैन सी ये बहुत थोड़ा सा हमारे पास किस कलर का होता है, वाइटिश ग्रेश इस तरह के कलर का होता था। तो हमारे पास बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे पास रिलेटिवली ग्रे कलर के, वाइटिश ग्रेश कलर के ट्री बार्क्स होते थे। एंड दिस वाज बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन हैपेंड। उस टाइम पर लाइक बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे पास कौन से मॉथ्स कॉमन थे? अच्छा, जो मॉथ की टाइप होती है वो बेसिकली ये दो होती है। ठीक है, एक हमारे पास डार्क कलर्ड मॉथ होता है, ब्लैक कलर मॉथ, इसको हम मेलेनिक मॉथ भी बुलाते हैं। मेलेनिक मॉथ क्यों? क्योंकि इसमें जो पिगमेंटेशन होती है, इसमें जो हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ मेलेनिन होती है वो ज्यादा होती है। वो डार्कर कलर का होता है, ब्लैकिश डार्क ब्राउनिश कलर का होता है। और हमारे पास पेपर्ड मॉथ होता है। पेपर्ड मॉथ हमारे पास इस तरह के क्या कहते हैं, जैसे व्हाइट एंड ब्लैक पेपर का एक कॉम्बिनेशन से आप बना लो वैसे होता है ना। हमारे पास क्या कहते हैं, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हमारे पास ये पेपर्ड मॉथ थे ना, ये ज्यादा कॉमन थे। और ये क्यों कॉमन थे उसको आप देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर।
ये हमारे पास यहाँ पर एक मौत होगा, ठीक है, ये आपके पास मौत है जहाँ पे मेरा कर्सर पॉइंट कर रहा है। यू कैन सी कि हमारे पास जो ये मौत है वो इजीली कैमोफ्लेज हो रहा है, इजीली मिक्स कर रहा है, जेलिन कर रहा है विद द ट्री बार्क कलर, जिसकी वजह से जो प्रेडेटर्स हैं वो इसको इजीली देख नहीं पाएंगे, इसको इजीली कैच नहीं कर पाएंगे। सो हमारे पास बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन केम, हमारे पास जो पेपर्ड मॉथ्स थे उनका क्या था, एक सिलेक्टिव एडवांटेज था ओवर द ब्लैक मॉथ्स। तो हमें पॉपुलेशन में ज्यादा कौन से वाले मॉथ्स नजर आते थे बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये पेपर्ड मॉथ्स नजर आते थे, क्योंकि ये ज्यादा सर्वाइव कर रहे होते थे, और जो ब्लैक मॉथ्स होते थे वो इजिली हमारे पास नजर आ जाते थे। यहाँ पर आप देखो कि अगर हमारे पास वही प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन ट्री पार्क्स में आप देखो, तो हमारे पास जो ब्लैक मॉथ्स हैं वो क्लियरली विजिबल है, कि हमारे पास ब्लैक मॉथ है, क्लियरली विजिबल। तो जो ब्लैक था उसकी आइडेंटिफिकेशन वाया द प्रेडेटर्स आसान थी। सो प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन जो ब्लैक मॉथ्स थे वो क्या कहते हैं, हमारे पास बेचारे सर्वाइव नहीं कर पाते थे, प्रेडेटर्स उनको खा जाते थे। और जो हमारे पास पेपर्ड मॉथ्स थे वो सर्वाइव कर पाते थे, बिकॉज हमारे पास दे हैड अ सिलेक्टिव एडवांटेज ऑफ कैमोफ्लेजिंग। हुआ ये कि हमारे पास हो गई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नतीजे में हमारे पास बहुत ज्यादा पोल्यूशन हुई। हमारे पास जब बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स होती है, दिस इज समथिंग यू गाइस वुड हैव स्टडीड इन योर ओ लेवल्स एंड माइट एज वेल इन योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लास्ट ईयर, जब आप हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे थे। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं, या अगर हम किसी भी चीज को बर्न करते हैं, तो हमारे पास सूट प्रोड्यूस होता है। सूट बेसिकली ब्लैक कार्बन रेजिड्यू होता है। इसकी क्लासिक एग्जांपल, अगर आपने कहीं पर भी कचरा जलाया हो, तो होता क्या है कि उसकी दीवार पे, जहाँ पे लाइक द एरिया वेयर यू आर बर्निंग द ट्रैश, उसके साथ वाली जो दीवार होगी ना, उस पे आपको ब्लैक स्पॉट्स नजर आना शुरू हो जाएंगे, उस पे आपको एक ब्लैक एरिया नजर आना शुरू हो जाएगा। वो ब्लैक चीज क्या होती है, वो बेसिकली सूट होता है। सूट इज बेसिकली ब्लैक इन कलर। So whenever you burn something, a fossil fuel, something like that, कंबस्टन जब आप करा रहे होते हो, तो हमारे पास अक्सर क्या चीज प्रोड्यूस हो रही होती है, सूट प्रोड्यूस हो रहा होता है। सूट इज बेसिकली योर बर्न्ड रेजिड्यू ऑफ कार्बन। वो जो सूट है ना, दैट स्टार्टेड टू डिपॉजिट ऑन दीज ट्री बार्क्स, और इन ट्री बार्क्स का कलर ग्रेइश व्हाइटिश से चेंज हो गया टू डार्क ब्राउन। वाई डार्क ब्राउन? बिकॉज जो ब्लैक कलर का सूट था वो इन पे डिपॉजिट होना शुरू हो गया, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन दैट हैपेंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट। तो हमारे पास क्या कहते हैं, बिकॉज ऑफ दिस, हमारा क्या कहते हैं, जो इंडस्ट्रीज के पास वाले जितने भी बार्क्स थे इन ब्रिटेन, उन सब में क्या होना शुरू हो गया, उन बार्क्स का जो कलर है वो वाइट से ग्रेइश से ब्लैकिश ब्राउनिश टर्न होना शुरू हो गया। सो इस रीजन में हमारे पास अब क्या हुआ, हमारे पास चेंज आ गया कि हमारे पास कौन सा फिनोटाइप फेवर होगा। पहले कौन सा फिनोटाइप फेवर हो रहा था, व्हाइट वाला पेपर्ड मॉथ वाला फिनोटाइप फेवर था बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन हैपेंड। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन happened, और हमारे पास आफ्टर द पोल्यूशन एंड द सूट कॉज द ट्री बार्क्स कलर टू चेंज, अब कौन सा वाला फिनोटाइप एडवांटेज पे आ गया है, तो हमारे पास जो ब्लैक वाले मौत हैं दे आर एट अ एडवांटेज वाला पॉइंट, बिकॉज वो इजीली कैमोफ्लेज हो जाएंगे, वो इजीली प्रेडेटर से बच जाएंगे, और जो पेपर्ड मॉथ्स हैं वो एक्सपोज हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास क्या कहते हैं, जो डायरेक्शनल सिलेक्शन है वो किस तरफ हो जाएगी, दैट वुड शिफ्ट फ्रॉम द पेपर्ड मॉथ्स टूवर्ड्स द ब्लैक मॉथ्स। इज दिस क्लियर? यहाँ पे भी देखो कि हमारे पास जो पेपर्ड मॉथ है ना, वो जो ये ब्लैक वाली वो है ट्री बार्क्स, उनमें बहुत इजीली एक्सपोज हो जाता है। ये बहुत अच्छी कंपैरेटिव वो दिखाई हुई है इन्होंने, कि हमारे पास पहले क्या था, हमारे पास बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन पेपर्ड मॉथ की जो परसेंटेज थी, पेपर मॉथ की जो फ्रीक्वेंसी थी वो ज्यादा थी, और जो हमारे पास डार्क मॉथ थे, ब्लैक मॉथ थे, उनकी फ्रीक्वेंसी कम थी। बट आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे पास क्या कहते हैं, जो ब्लैक मॉथ है वो ज्यादा हो गए, पेपर्ड मॉथ कम हो गए। व्हाई? बिकॉज द ब्लैक मॉथ हैड अ सेलेक्टिव एडवांटेज over the peppered moth after industrialization. Any questions about this? Let me go through the chat. Okay. Now let's talk about antibiotic resistance, which is again an example of directional selection.
अच्छा, ये चीज आप लोग एएस में पढ़ के आए हुए होते हो। सो क्या कहते हैं, या द फैक्ट्री धुआं बेसिकली caused द ट्री कलर टू चेंज, जिसकी वजह से हमारे पास एक नया एनवायरमेंटल फैक्टर, एक नया सिलेक्शन प्रेशर इंट्रोड्यूस हो गया उस एरिया में, जिसकी वजह से हमारे पास जो नेचुरल सिलेक्शन थी, इट फेवर्ड वन फिनोटाइप ओवर द अदर। अच्छा, अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में क्या होता है? हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं, बिकॉज एंटीबायोटिक्स आर ड्रग्स दैट आर यूज्ड अगेंस्ट बैक्टीरिया। अच्छा जी, हमारे पास देखो बैक्टीरिया है। लेट्स ड्रॉ अ बैक्टीरियल सेल। ये उसका सर्कुलर डीएनए, ये इसके राइबोसोम्स, ठीक है, इसकी पेप्टाइडोग्लाइकन, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ऑल ऑफ दैट। नाउ हमारे पास अगर हम एक बैक्टीरियल पॉपुलेशन लें, बैक्टीरियल पॉपुलेशन में बहुत सारे सिमिलर बैक्टीरियल सेल्स होंगे। उनमें लेट्स से वी इंट्रोड्यूस एन एंटीबायोटिक। हमने एक एंटीबायोटिक इस बैक्टीरियल पॉपुलेशन के अंदर इंट्रोड्यूस करा। ये पूरी पॉपुलेशन है, मैं खाली एक सेल बना दिखा रही हूँ, पर लेट्स से हमारे पास पूरी पॉपुलेशन है, बहुत सारे बैक्टीरिया है, और उनको हमने इंट्रोड्यूस करवाया एक एंटीबायोटिक से। अब होगा क्या कि इनिशियली तो जो बेचारे हमारे बैक्टीरियाज हैं, दे वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव अगेंस्ट व्हाटएवर द मैकेनिज्म ऑफ दिस एंटीबायोटिक इज, एंड वो हमारे पास बेचारों का जो सर्वाइवल है वो कम होना शुरू हो जाएगा। बट हमारे पास कुछ होंगे चीते बैक्टीरियाज, वो समझ जाएंगे कि अच्छा, दिस एंटीबायोटिक इज व्हाट, दिस एंटीबायोटिक इज अ सिलेक्शन प्रेशर। बैक्टीरिया के लिए जो एंटीबायोटिक है वो क्या है, वो एक सिलेक्शन प्रेशर है। किस तरह से, कि जो इस एंटीबायोटिक से बच गया उसकी क्या कहते हैं मौजी है, और जो इस एंटीबायोटिक से नहीं बच पाया वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो सिलेक्शन प्रेशर इज एनी फैक्टर which influences the chances of survival of an organism। यहाँ पर जो एंटीबायोटिक की प्रेजेंस है, जो हम एंटीबायोटिक इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, इट इज अ सिलेक्शन प्रेशर बिकॉज इट इज अफेक्टिंग द सर्वाइवल चांसेस ऑफ द बैक्टीरियल पॉपुलेशन। नाउ कुछ बैक्टीरिया में क्या होगा, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो हमारे स्मार्ट वाले बैक्टीरिया होंगे, उनमें हो जाएगी म्यूटेशन। नाउ म्यूटेशन इज अ वेरी स्पॉन्टेनियस रैंडम प्रोसेस। हमारे पास सिलेक्शन प्रेशर जो है एंटीबायोटिक, उसके अगेंस्ट हमारे पास इन बैक्टीरिया में हो जाएगी म्यूटेशन, सब में नहीं होगी, कुछ में होगी। एंड हमारे पास जो म्यूटेशन होगी, म्यूटेशन क्या करेगी, इट वुड इंट्रोड्यूस एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट एलील। जो सिलेक्शन प्रेशर था, जो भी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक थी, उसके अगेंस्ट हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एलील इंट्रोड्यूस हो जाएगी। तो हमारे पास सिस्टम में कैसे बैक्टीरिया हो जाएंगे, अब हमारे पास दो किस्म के बैक्टीरिया होंगे। यू वुड हैव द रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, जिन्होंने म्यूटेशन के थ्रू डेवलप कर ली है क्या, आपकी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट एलील। और हमारे पास होंगे नॉन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। अब जो बेचारे नॉन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होंगे, उनको तो ये एंटीबायोटिक मार देगी, उनको खत्म कर देगी, इनके सर्वाइवल चांसेस कम होंगे बिकॉज ऑब्वियसली दे डू नॉट हैव रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एंटीबायोटिक, सो दे वुड नॉट सर्वाइव। सर्वाइव कौन से करेंगे, रेजिस्टेंट बैक्टीरिया सर्वाइव करेंगे। रेजिस्टेंट बैक्टीरिया अगर सर्वाइव कर रही हैं, सो दे वुड बी सर्वाइविंग, एंड जो सर्वाइव करता है वो ही रिप्रोड्यूस करता है, तो वो रिप्रोड्यूस करेंगे। जब वो रिप्रोड्यूस करेंगे तो हमारे पास क्या कहते हैं, वो अपनी आने वाली तमाम जनरेशन्स में रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एलियस को पास डाउन कर लेंगे। सो ओवर टाइम वी विल सी कि जो बैक्टीरियल पॉपुलेशन है, उसमें द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एलील, दे वुड इंक्रीज, एंड द नॉन रेजिस्टेंट वाले बेचारे मर जाएंगे, डिक्रीज कर जाएंगे। तो ओवर टाइम हमारे पास जो शिफ्ट आ जाएगा, जो हमारे पास क्या कहते हैं फिनोटिपिक क्या कहते हैं ट्रेड जो फेवर हो रहा होगा बैक्टीरिया के लिए, वो कौन सा वाला होगा, रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होगा। तो हमारे पास जो ग्राफ है, इट वुड मूव टूवर्ड्स द रेजिस्टेंट बैक्टीरिया वाला साइड। इज दिस क्लियर, एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस? ओके, आई विल recap। हमारे पास देखो एंटीबायोटिक इज अ सिलेक्शन प्रेशर अगेंस्ट बैक्टीरिया।
जो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से बच गए वो सर्वाइव कर जाएंगे, जो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से नहीं बच पाए वो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। हम जब भी कोई नई एंटीबायोटिक इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली नए एंटीबायोटिक से कोई भी बैक्टीरिया रेजिस्टेंट नहीं होता। हर एंटीबायोटिक का एक अपना मोड ऑफ एक्शन होता है, एक अपना क्या कहते हैं, वो अपने तरीके से टारगेट कर रही होती है बैक्टीरियल सेल को। इसीलिए हम कहते हैं, क्योंकि हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो बड़े स्मार्ट होते हैं, हमें लगता है कि सिंगल सेल्ड है, वो क्या कहते हैं उनको हराना आसान है। बैक्टीरिया हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, उनका जो म्यूटेशन रेट है वो बहुत हाई होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या कहते हैं, जब भी हम कोई नई एंटीबायोटिक इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, इनिशियली हमारे पास कोई भी बैक्टीरिया उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट नहीं होता। ठीक है, however हमारे पास, because antibiotic is a selection pressure, some bacteria would undergo a spontaneous random mutation, और उस spontaneous random mutation की वजह से हमारे पास उनमें क्या डेवलप हो जाएगी, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट एलील डेवलप हो जाएगी। वो बैक्टीरिया जिनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट एलील डेवलप हो जाएगी, दे वुड बिकम रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक। यानी कि एंटीबायोटिक उनके खिलाफ एक्ट नहीं कर पाएगी, वो एंटीबायोटिक से क्या कहते हैं थ्रेटेड नहीं होंगे, वो एंटीबायोटिक की वजह से मर नहीं रहे होंगे। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होगा, जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एलील होगी, वो सर्वाइव कर रहे होंगे। नॉन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जो होंगे, दे डू नॉट हैव द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट एलील, जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे होंगे, वो मर रहे होंगे। सो पॉपुलेशन में ओवर टाइम हमारे पास रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज कर रहे होंगे, और यही रेजिस्टेंट बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस भी कर रहे होंगे। जब वो रिप्रोड्यूस कर रहे होंगे, so they would be passing down this antibiotic resistant allele further in the population। तो ओवर टाइम हमारे पास जो शिफ्ट आ जाएगा, वो शिफ्ट किसकी तरफ आ जाएगा, towards a resistant phenotype। So resistant bacteria would be favored because of the presence of the antibiotic resistance allele। because इनके पास एडवांटेज क्या है, कि इनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एलील है। तो हमारा जो ग्राफ है, इट वुड मूव टूवर्ड्स द रेजिस्टेंट फिनोटाइप। उनकी क्या कहते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू नॉन रेजिस्टेंट। इज दिस नाउ क्लियर अमर? अच्छा, डिसरप्टिव क्या कहते हैं सिलेक्शन की एज क्या कहते हैं आपके सिलेबस में एग्जाम्पल नहीं है, बट आई स्टिल वांटेड टू गिव यू गाइज एन आइडिया। So I don't know how many of you are familiar with the term Galapagos finches, but जो डार्विन की पूरी थ्योरी थी ना, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो उसने दी थी, वो उसने क्या कहते हैं इन्हीं गैलापगोस गोलगप्पा, यू कैन कॉल देम गोलगप्पा फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, बट ये हमारे पास आइलैंड्स होते थे शायद करीबियन में। उन आइलैंड्स पे क्या कहते हैं, डार्विन ने डिस्कवर किए डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड्स हैं। दोज आइलैंड्स वो बेसिकली, इट्स लाइक कि एक आइलैंड यहाँ पर है, एक आइलैंड उससे थोड़ा सा दूर है, एक आइलैंड यहाँ पर है, एक आइलैंड यहाँ पर है। अभी इसी चैप्टर में आगे चल के हम क्या पढ़ रहे होंगे, हम लोग आगे चल के पढ़ रहे होंगे स्पीसिएशन, जिसमें ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से हमारे पास स्पीसिएशन हो जाती है। तो उससे बेसिकली डिफरेंट आइलैंड्स जो कि थोड़े से करीब थे लेकिन ज्योग्राफिकली अपार्ट थे, उनमें जितने भी उसको फॉसिल्स मिले थे ना फिंचेस के, उसने उस पे क्या कहते हैं काम किया था, और उसके बाद डार्विन साहब ने दी थी अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। बट खैर, दैट इज नॉट समथिंग दैट इज पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। गैलेगोस फिंचेस क्या होता है, मैं उनकी डायग्राम आप लोगों को दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए विजुअलाइज करना बेटर हो। लेट मी फाइंड डायग्राम ऑफ द गैलेगोस फिंचेस फॉर यू ऑल। ओके, तो हमारे पास फिंचेस जो होता है ना वो बर्ड्स होती हैं। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर इधर देखो, कैन यू सी कि हमारे पास ये चारों की चारों जो है ना वो आपके पास गैलापगोस फिंचेस ही हैं। बट आप इनका बीक साइज नोट करो, इनका जो बीक साइज है 1 2 3 4 का, क्या आपको वो बीक साइज फर्क दिखाई दे रहा है अगर मैं इसको जूम इन करूँ? कैन यू ऑल अप्रिशिएट कि हमारे पास क्या कहते हैं इनका जो बीक साइज है, दैट इज डिफरेंट। ओके, परफेक्ट। तो अब आप लोग विजुअलाइज कर सकते हो कि फिंचेस होती क्या है। अब वापस आ जाते हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड पे ना। हमारे पास जो फिंचेस थी, हम तीन तरह की फिंचेस की बात करेंगे। एक जिनकी लॉन्ग बीक थी, एक जिनकी मीडियम साइज बीक थी, और एक जिनकी
स्मॉल साइज बीक थी। यस, छोटा बीक। ना, हमारे पास क्या कहते हैं, जो फिनोटिपिक एक्सट्रीम्स थी ना, आपकी एक फिनोटिपिक एक्सट्रीम क्या है इन दिस केस? बहुत लंबी बीक होना। एक फिनोटाइपिक एक्सट्रीम क्या है? छोटी वीक होना। बीच की हमारे पास जो इंटरमीडिएट फिनोटाइप है वो क्या है? ये हमारा इंटरमीडिएट फिनोटाइप है। अब कैन यू गाइस टेल मी डिसरप्टिव सिलेक्शन में क्या होता था? डिसरप्टिव सिलेक्शन में हमारे पास क्या होता था? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसरप्टिव सिलेक्शन? एक्सट्रीम्स आर फेवर्ड। तो यानी कि होगा ये कि हमारे पास लॉन्ग वीक वाले इंडिविजुअल्स बढ़ जाएंगे, स्मॉल साइज वीक वाले इंडिविजुअल्स बढ़ जाएंगे, फिंचेस बेसिकली। और मीडियम वीक जो हमारे पास इंटरमीडिएट फिनोटाइप था वो कम हो जाएगा। अब ये क्यों हो रहा होता है? इसलिए हो रहा होता है इस केस स्टडी में, हमारे पास जो लार्ज बीक्स वाले थे ना, उनसे क्या हो जाता था, उस आइलैंड्स पे ना सीड्स होते थे। हमारे जो ये फिंचेस होते हैं ना वो सीड्स खाते हैं, बीज बड़े बड़े जो होते हैं ना। तो जो हार्ड सीड्स थे ना, द लॉन्ग बीक वाले फिंचेस वर एबल टू क्रैक हार्ड सीड्स। और जो हमारे पास क्या कहते हैं, स्मॉल बीक्स वाले थे, दे यूज टू ईट सॉफ्ट सीड्स। स्मॉल बीक्स वाले सॉफ्ट सीड्स खाते थे, लॉन्ग बीक्स वाले हार्ड सीड्स को क्रैक करके उनको खाते थे। हमारे पास जो ये मीडियम बीक वाले थे ना, वो ना इधर के थे ना उधर के थे। वो ना ही अच्छे से हार्ड सीड्स को क्रैक कर पाते थे, और ना ही वो अच्छे से सॉफ्ट सीड्स को क्रैक कर पाते थे। तो ओवर टाइम हमारे पास पॉपुलेशन कुछ इस तरह से इवॉल्व हुई कि लॉन्ग बीक्स वाले और स्मॉल साइज बीक वाले जो हमारे फिंचेस थे, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। और मीडियम बीक वाले, बिकॉज ना वो ये कर पा रहे हैं ना वो ये कर पा रहे हैं, वो बेचारे क्या कहते हैं, उनका सर्वाइवल कम हो गया। पॉपुलेशन में हमें ये दोनों एक्सट्रीम्स ज्यादा दिखाई देने लगी। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसरप्टिव सिलेक्शन। इज दिस क्लियर? एनी क्वेश्चंस?